जी सर, तो हम अपने सेकंड पार्ट का आगाज़ करते हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने तरीके की गुड्स हैं जो कि सेल्स टैक्स के एम्बिट में हैं और उनके ऊपर रिलेटेड आउटपुट का और उसके रिलेटेड इनपुट का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सर, जैसे कि आप लोग को मैंने शुरू की पहली 2 क्लासेस में ये चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास टैक्सेबल गुड्स होती हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हम सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी करते हैं, विच मीन्स कि अगर आप सप्लाई करेंगे तो आप सेल्स टैक्स का आउटपुट कंप्यूट करेंगे और अगर आप परचेज करेंगे तो आप सेल्स टैक्स का इनपुट कंप्यूट करेंगे और आउटपुट माइनस इनपुट ही आपकी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी को बनाता है। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिस्कस की थी। तो अब सिनेरियो क्या है कि अगर लेट सपोज सर मेरे पास एक एग्जेम्प्ट गुड है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं होनी। इस सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी ना होने का मतलब ये है कि इस एग्जेम्प्ट गुड का मैं कोई भी फायदा, मतलब इसको बेचने पे किसी किस्म का कोई भी फायदा मैं किसको नहीं दे रहा, मैं एफबीआर को या गवर्नमेंट के खजाने में मैं किसी किस्म का 1 रुपये का बेनिफिट नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं करना। मतलब इसकी सप्लाई जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अब मुझे बताएं कि जिस पर्टिकुलर बंदे ने ये एग्जेम्प्ट गुड में, जिस बंदे ने इसमें डील किया, इस एग्जेम्प्ट गुड में, उसने जाहिर है इसमें डील करने के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल या कोई ना कोई परचेजेस की होंगी। मेरा आप लोगों से जनरल सेंस का, कॉमन सेंस का एक सवाल है कि यार हाँ, उस बंदे ने कुछ चीज़ें परचेज की होंगी। अब दूसरी चीज़ कि अगर जिस बंदे ने वो चीज़ें परचेज की हैं, वो जो परचेजेस हैं, क्या उसके ऊपर वो टैक्स दे के आया होगा? तो अब आप इसके ऊपर मुझे क्या बोलेंगे? अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर ये तो डिपेंड करता है कि जो चीज़ें उसने परचेज़ की हैं कि क्या वो टैक्सेबल चीज़ें थी, मतलब कि वो जो रॉ मटेरियल वगैरह था कि क्या वो टैक्सेबल था या फिर वो जो रॉ मटेरियल था वो एग्जेम्प्ट था। तो मैं कहूँगा सर बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर तो वो चीज़ें एग्जेम्प्ट होंगी, इसका मतलब है कि जहाँ से मैंने परचेज़ किया उसने भी मुझे टैक्स नहीं लगाया और मैंने भी आगे टैक्स नहीं लगाया, तो नो आउटपुट नो इनपुट। अब तो मामला बिल्कुल सही है। और अब मेरा फिर दूसरा सवाल कि अगर वही चीज़ें मेरी टैक्सेबल होंगी, अगर वो जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो मेरा एग्जेम्प्ट नहीं था, अच्छा ये कैसे पता चल रहा है कि वो एग्जेम्प्ट नहीं था या वो टैक्सेबल था? वो सर आज की इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको पता चलेगा कि यार वो चीज़ें कब एग्जेम्प्ट होंगी, कब टैक्सेबल हुआ करेंगी, वो तो आपको यहाँ से आज पता चल जाएगा। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई बताएं कि अगर वो चीज़ें टैक्सेबल थी, जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उससे मैंने एक एग्जेम्प्ट गुड बनाई और वो गुड बनाने के बाद मैंने उसको जब बेचा तो मैंने सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी नहीं की, मैंने आउटपुट टैक्स उसके ऊपर कंप्यूट नहीं किया, मतलब मैंने गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दिया। तो अब मुझे आप ये बताएं कि वो जो रिलेटेड इनपुट टैक्स है, वो जो इनपुट टैक्स जो मैं पे करके आया हूं किसी को, जाहिर है मेरा इनपुट टैक्स मेरा क्या होता है, मेरा एसेट होता है। मैं अपनी परचेजेस पे किसी और बंदे को वो चीज़ दे के आता हूं, वो टैक्स दे के आता हूं। मुझे बताएं कि क्या एफबीआर मुझे जीरो आउटपुट के अगेंस्ट, जीरो आउटपुट या कह लें कि नो आउटपुट के अगेंस्ट क्या मुझे ये रिलेटेड इनपुट क्लेम करने देगा? कॉमन सेंस का सवाल है कि जिस पर्टिकुलर गुड की सप्लाई पे एफबीआर को फायदा नहीं हुआ, तो क्या एफबीआर मुझे उस पर्टिकुलर गुड की बैकएंड पे जो परचेजेस हैं, उन परचेजेस के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है, क्या उसका क्लेम मुझे करने देगा? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है कि सर वो नहीं करने देगा आपको इनपुट क्लेम, क्योंकि उसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। आगे सर हम देखते हैं बाइफर्केशन, देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर और उनमें रिलेटेड गुड्स का जो है आउटपुट का क्या ट्रीटमेंट है, इनपुट का क्या ट्रीटमेंट है। और सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। जी सर, तो यहाँ पे मैंने कहा कि गुड्स मेरे पास जो हैं वो कितने तरीके की हो सकती हैं। मैंने कहा कि मेरे पास बाय नेचर, अगर मैं ब्रॉड बात करूँ, आप ब्रॉडली बात करूँ तो 2 तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकती है टैक्सेबल गुड्स और दूसरी कौन सी हो सकती है? एग्जेम्प्ट गुड्स। इसके अलावा किसी किस्म की कोई बाइफर्केशन नहीं है कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपके सामने तो यहाँ पे 3 किस्म की लिखी हुई हैं, तो मैं ये कहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि सर हमारे पास गुड्स होती हैं 3 तरीके की। एक है टैक्सेबल गुड्स, एक है एग्जेम्प्ट गुड्स और तीसरी है जीरो रेटेड गुड्स। अब आप लोग कहेंगे सर ये 3 कहाँ से आ गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 हैं मेरे पास, ये कैटेगरी है किसकी? ये टैक्सेबल गुड्स की ही कैटेगरी है। चाहे वो टैक्सेबल गुड्स हों, चाहे वो जीरो रेटेड गुड्स हों, ये किसकी कैटेगरी होती है? ये मेरे पास टैक्सेबल गुड्स की कैटेगरी है। अब एक एक करके इनको डिग डाउन करते हैं और देखते हैं कि हमें वो इसमें क्या सिखाना चाहता है। अच्छा जी,
सिंपली जो चीज़ें आपको पहले पता है मैं वहीं से लेकर वहीं से अपना स्टार्ट लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एक सेल की है 200 रुपये की और मैंने एक परचेज़ की है 100 रुपये की। ये बिल्कुल मतलब ये जो एग्जांपल है मेरी, ये आगे जितनी भी इलस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है इस सब में यही इस्तेमाल होगी कि मेरी सेल है 200 की और सर मेरी परचेज़ कितने की है, वो मेरी है 100 रुपीज़ की मेरी परचेज़ है। आप लोगों को पता है कि जब हम परचेज़ करते हैं तो हम इनपुट टैक्स कंप्यूट करते हैं और आप लोगों को ये भी पता है कि जब हम सेल करते हैं तो हम आउटपुट टैक्स कंप्यूट करते हैं। यहाँ तक हम सब साथ हैं। तो अब जो दो कैटेगरीज आपको पता है टैक्सेबल की और एग्जेम्प्ट की, उसकी बेसिस पे मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूँ। मुझे बताएं जी, अगर मैं कहूँ कि जो आपने सप्लाई की या जो आपने परचेज की और ये गुड आपकी हैं टैक्सेबल, तो आउटपुट बताएं जी कितना आएगा एट द रेट ऑफ 18%। 18% कहाँ से आया? 18% इज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स। 18% इज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल्स टैक्स। ये किसके लिए जी? फॉर गुड्स और अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये सर्विसेज वाला नहीं है। सर्विसेज वाला किसके अकॉर्डिंग लगना है? प्रोविंशियल के अकॉर्डिंग लगना है। तो मुझे बताएं जी, आउटपुट जब हमने 200 रुपये की चीज़ें बेची हैं तो आउटपुट कितना आएगा? क्या 36 रुपये का आउटपुट मेरे पास आएगा? आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल आएगा। फिर मैं ये कहता हूँ कि यार क्या इनपुट मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? जब आपने 36 रुपये आउटपुट जो है वो FBR को आपने जमा करवा दिए तो अब वो आपको शाबाशी देगा और क्या बोलेगा कि हाँ तुमने जो इनपुट अपनी जेब पे जो बर्डन तुमने डाला हुआ था वो अब तुम क्या करो, वो क्लेम कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि तुम इसके एंड कंज्यूमर नहीं हो तो बर्डन तुम्हारा नहीं है। सही है, तो आप इसके एंड कंज्यूमर नहीं है तो बर्डन भी आपका नहीं है। ठीक हो गया। तो अब आपने फाइनली अपना इनपुट क्लेम किया और अल्टीमेटली जाके आपने 18 रुपये क्या किए हैं, या आपने पे कर दिए हैं FBR को। FBR के ख़जाने में आपने अपने रिटर्न के साथ इनको आपने पे कर दिया। यहाँ तक सब साथ हैं जी। मतलब जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई होगी तो टैक्सेबल सप्लाई के केस में आप आउटपुट भी चार्ज करेंगे और आप अपना इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक एक चीज़। अब दूसरी चीज़ एग्जेम्प्ट। वही सेम मिसाल है हमारे पास। मैंने सप्लाई की 200 रुपये की। मुझे बताएं जी मेरा आउटपुट टैक्स कितना आएगा? अगर मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछूं कि मेरी एक गुड है और वो गुड बाय नेचर क्या है, वो एग्जेम्प्ट गुड है और वो 6th शेड्यूल में मुझे अवेलेबल है वो गुड। 6th शेड्यूल मैंने डिस्कस किया था। कौन सा शेड्यूल होता है? एग्जेम्प्ट गुड्स का शेड्यूल है। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या उसकी सप्लाई पे, सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड पे क्या मेरे पास किसी किस्म का कोई टैक्स आएगा? तो सर बिल्कुल किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ क्या थी? एग्जेम्प्ट थी। अब तो हमने ये कहा कि आउटपुट टैक्स तो एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन ये बताओ कि वो जो 18 रुपये का इनपुट मेरा बनता है, जो मेरी 100 रुपये की परचेज़ है, 100 रुपये की परचेज़ के ऊपर जो मैंने 18% का टैक्स मैं दे के आया, जो मेरा 18% का मेरी जेब के ऊपर बर्डन पड़ा, मान लो कि वो जो मैंने परचेज़ की थी वो टैक्सेबल थी। क्या मानना है जी इसके अंदर कि मैंने जो परचेज की है बैकएंड पे, जो रॉ मटेरियल परचेज किया, या लेट्स सपोज मैंने जो गुड परचेज की वो क्या है? वो टैक्सेबल है। तो बताएं उस बंदे ने तो मुझे चार्जिंग की होगी टैक्स की। तो अब वो जो इनपुट टैक्स है जी उसका क्या करना है? अब जो 18 रुपये का जो आप टैक्स पे करके आए हैं वो कहता है कि दिस इज द इनएडमिसिबल इनपुट। इनएडमिसिबल इनपुट का मतलब कि ये जो इनपुट है ये आपको अलाउ नहीं है। अलाउ मतलब किस चीज़ के? कि आपके आउटपुट से ये इनपुट लेस नहीं हो सकता। अब इस बात का दूसरा मतलब कि यार जब आप इस चीज़ को क्लेम ही नहीं कर सकते तो मुझे बताएं कि अल्टीमेटली फिर ये इनपुट जाएगा कहाँ पे? तो वो ये कहता है कि अगर इन केस ये आपका इनपुट जो है वो इनएडमिसिबल हो गया ड्यू टू सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड। देखें एक बेसिक रूल को जहन में रख लें। एक बेसिक रूल को मैं यहाँ पे बल्कि मैं क्या लिखता हूँ, आप अपने पास खुद लिखें कि इनपुट का मतलब क्या होता है? परचेजेस के ऊपर आने वाला जो टैक्स है वो इनपुट का ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करता है कि आपने उसके बाद उस पर्टिकुलर गुड की सप्लाई कैसे की। सर मैं आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूं कि इनपुट का ट्रीटमेंट, इनपुट मींस जो आपने परचेजेस की उसके ऊपर आप कि इनपुट का ट्रीटमेंट ये डिपेंड करेगा कि बाद में या सब्सिक्वेंटली आपने उस पर्टिकुलर गुड की सप्लाई किस तरह से की। अगर तो सप्लाई आपकी होगी टैक्सेबल, ये आपके सामने आ गई। अगर सप्लाई होगी टैक्सेबल तो इनपुट क्लेम हो जाया करेगा। अगर सप्लाई हुआ करेगी एग्जेम्प्ट तो फिर इनपुट का क्या होना है? सर फिर इनपुट का किसी किस्म का कोई रिफंड नहीं है, कोई आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। कहते हैं कि इनपुट आपका क्या हो जाएगा? शैल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये आपके एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वहां पे आपको ये इनपुट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ना ही आपको किसी किस्म का कोई रिफंड मिलना है, ना ही आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट योर आउटपुट। इस बात का मतलब कि अब ये जो मेरा एसेट था ये मेरा एसेट नहीं रहा। देखिए यहाँ पे तो एसेट है ना, मुझे बेनिफिट दे रहा है। ये देखें
मैंने परचेजेस की, मैंने टैक्स दिया, कल को मैं सप्लाई करूंगा, मैं खुद भी अगले बंदे से टैक्स लूंगा। जो मैं अगले बंदे से टैक्स ले रहा हूं ये मेरा टैक्स नहीं है, ये एफबीआर के पैसे हैं, ये एफबीआर के पैसे हैं। तो मैंने एफबीआर के पैसों में से देखें, जो मैंने एफबीआर को देने थे उसमें से क्या मैंने 18 का अपना एसेट, अपनी जेब पे पड़ा हुआ बर्डन, क्या मैंने वो लेस किया? यस, लेस किया मैंने। लेकिन दूसरे सिनेरियो में कहते हैं कि अगर आपने सप्लाई की और आपकी गुड थी एग्जेम्प्ट, आप टैक्स तो दे ही नहीं रहे, तो जो 18 का इनपुट है वो क्या बन जाएगा? अब आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, या आपकी जनरल एडमिन एक्सपेंसेस में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। यहां तक थी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यार अगर हमारे पास गुड होगी टैक्सेबल तो फिर क्या ट्रीटमेंट है, और अगर हमारे पास गुड होगी कौन सी, एग्जेम्प्ट, तो फिर उसके रिलेटेड इनपुट का क्या ट्रीटमेंट हुआ करेगा। अच्छा जी, अब एक और बात, अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं, एक छोटी सी चीज अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं कि इसकी जनरल एंट्री हमारे पास जो है वो क्या होगी। सर टैक्सेबल गुड्स के सिनेरियो में ये रही इसकी जनरल एंट्री, और टैक्सेबल गुड्स के सिनेरियो की मैं बात करता हूँ कि एक बंदे ने रॉ मटेरियल परचेज किया, सर रॉ मटेरियल डेबिट कर दिया उसने, सिर्फ हम टैक्सेबल गुड की बात कर रहे हैं राइट नाउ, और उसके बाद उसने अपना इनपुट टैक्स जो 18 रुपये का इनपुट टैक्स उसने दिया था वो भी अपना एज एन एसेट रिकॉर्ड किया, एसेट डेबिट कर लिया उसने, और उसने अपना कैश या उसने अपना पेबल जो है या बैंक उसने अपना जो है वो क्रेडिट कर लिया अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब इसने इनपुट एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर बराबर में कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेबिट हो रहा है, ये मेरा एसेट है, इनपुट टैक्स का मेरा एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि कल को मेरे आउटपुट के अगेंस्ट जाके ये एडजस्ट होगा, और वो भी क्यों होगा? क्योंकि मेरी गुड कौन सी है? टैक्सेबल गुड है। चीज़ें रिकॉन्साइल हो रही हैं, चीज़ें आपकी कोरोबोरेट हो रही हैं साथ साथ। अच्छा, अब जब मैं सप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताएं जी मेरे पास पैसे कितने आएंगे इस सिनेरियो के अंदर। यहाँ पे मुझे अगर आप बताएं, अगर मैं यहाँ पे एंट्री को थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, दिस वन, कि मेरे बैंक में पैसे आएंगे लेट सपोज 236 रुपीज़, और 36 रुपीज़ का मेरे पास क्या आना चाहिए? आउटपुट टैक्स आना चाहिए, और ये मेरा क्या कहलाएगा? मेरा पेएबल कहलाएगा। सर जी बताएं मुझे, क्या ये डबल एंट्री, क्या ये जनरल एंट्री आप लोगों को समझ आती है कि किस तरह से हम सेल और रेलेवेंट परचेज के ऊपर एंट्री कर रहे होते हैं? अब जरा गौर से इन दो एंट्रीज को देखिएगा कि एक तरफ तो मैंने एफबीआर को पैसा देना है क्योंकि मैंने सप्लाई की है, और क्यों देना है? क्योंकि मैंने अगले बंदे से रिसीव कर लिए पैसे टैक्स के, और दूसरी तरफ मेरा एक क्लेम खड़ा हुआ है मेरे इनपुट टैक्स का। क्यों? क्योंकि मैं भी तो किसी को पे करके आया था। तो अब इन दोनों को हम क्या कर लिया करेंगे? अकॉर्डिंगली अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर नॉक ऑफ करके जो नेट पेमेंट होगी वो एफबीआर को कर देंगे। अच्छा जी, ये सिनेरियो डन हो गया। अब आ जाए जरा एग्जेम्प्ट गुड के केस में। कहता है कि एग्जेम्प्ट गुड के केस में आपने रॉ मटेरियल खरीदा। देखें रॉ मटेरियल तो वहाँ पे भी आपको कितने का मिलेगा? वहाँ पे भी आपको 118 का मिलेगा, उतना ही आपका कैश जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि ये आपको 118 का क्यों मिल रहा है? इसके पीछे मेरी क्या एजम्पशन है? जो एजम्पशन मैं आपको अभी बता के भी आया हूँ, मेरी एजम्पशन इसमें यह है कि यार जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ ये रॉ मटेरियल मेरे 6th शेड्यूल में फॉल नहीं करता, ठीक है ना। मतलब क्या है कि यार ये 6th शेड्यूल की जितनी भी आइटम्स हैं वो आइटम्स हम अभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर शेड्यूल में ये पर्टिकुलर आइटम जो रॉ मटेरियल उसमें फॉल नहीं करती, मतलब इसके ऊपर चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स होगी। अच्छा जी, पड़ेगा तो मुझे 118 का, ये लें जी 118 रुपये की मैं परचेज करके आ चुका हूँ, ठीक है जी, ये मैंने परचेज कर ली 118 की। अब मुझे बताएं जब मैं सेल करने जाऊँगा तो क्या मैं अगले बंदे को आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकता हूँ? आपका क्या जवाब होगा? सर एग्जेम्प्ट गुड है, आप किसी किस्म का आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला मुझे ये बताओ कि तुम फिर कितने पैसे लोगे? आपने बोला कि सर जितने की चीज़ है उतने पैसे। तो ये लें जी, बैंक डेबिट हो गया और आपकी सेल्स क्रेडिट हो गई। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये जो रॉ मटेरियल है ये देखें, क्या आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ कॉस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है? अगर मैं इसको यहाँ से लिंक करके लेके चलूँ कि क्या आपको ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको कॉस्ट ऑफ सेल में नज़र आ रही होगी, और क्या 200 रुपये की आपको सेल प्राइस नज़र आ रही होगी? अच्छा, ये तो है एग्जेम्प्ट गुड में। ज़रा इस तरफ आ जाएं, मुझे बताएं आपकी सेल्स कितनी है? सेल्स आपकी वही 200 है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स तो आपकी वही है 200, यहाँ पे भी आपकी सेल वही 200 है, लेकिन इस तरफ आपकी कॉस्ट कितनी है? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है? वो है आपकी 100 रुपीज़। इस बात का मतलब ये हुआ जो मैं बात ऊपर करता आ रहा था कि एग्जेम्प्ट गुड के सिनेरियो के अंदर इनपुट टैक्स आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाया करता है। तो देखें जी, एक तरफ 118 और 200 है एग्जेम्प्ट गुड के केस में, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया उस बंदे का,
सर उसका जीपी मार्जिन रिड्यूस हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो एग्जाम्ड गुड में डील कर रहा था। एग्जाम्ड गुड में डील करने की वजह से उसका इनपुट क्या हो गया? इनएडमिसिबल हो गया। और दूसरी तरफ एक बंदा टैक्सेबल गुड में डील कर रहा था और उसके लिए उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना उसका इनपुट, बल्कि उसका इनपुट क्या हो गया? उसका इनपुट क्लेम हो गया अगेंस्ट हिज आउटपुट। यहां तक हम सब साथ हैं? यहां तक हम सब साथ हैं? एक बार जरा आप इन एंट्रीज को गौर से देखें, अपने पास इनको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अब किसी बच्चे का अगर ये सवाल है मुझसे कि सर आप ये बताएं कि मैं, आपने तो ये मिसाल ली ना कि जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया इसके लिए ये क्या था? ये आपका था जी टैक्सेबल। आपने तो ये मिसाल ली है। सर मैं ये मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है ना, वो रॉ मटेरियल भी मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मान लें सर वो भी 6 शेड्यूल की आइटम ही थी जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, और उससे मैंने बनाई भी एक 6 शेड्यूल की आइटम। मतलब मैंने एक एग्जेम्प्ट गुड परचेज करके उससे बनाई भी एग्जेम्प्ट गुड और फिर बाद में वही बेची। तो उसके लिए भाई ये सिनेरियो है कि अगर आपने एग्जेम्प्ट गुड में ही डील किया फिर तो हमें कोई मसला ही नहीं है, फिर तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। क्योंकि देखें, जब मैंने एग्जेम्प्ट गुड में डील किया तो ना मैं पीछे टैक्स दे के आया हूँगा किसी पिछली पार्टी को, और ना ही मैं आगे आने वाली किसी पार्टी को टैक्स दूंगा। तो आपको बात समझ आ रही है? इस केस में तो ना मेरा इनपुट ना मेरा आउटपुट। यहाँ पे तो सर हमारी जिंदगी क्या है? बिल्कुल मेंटोस जिंदगी है। तो कहता है, क्वेश्चन मेरा क्या है? इफ अ पर्सन इज डीलिंग इन एग्जेम्प्ट गुड, व्हाई देयर इज अ सेल्स टैक्स ऑन परचेज? आप लोग का यही सवाल होगा ना कि भाई परचेज के ऊपर आप किस किस्म का सेल्स टैक्स ले रहे हैं। तो मैंने कहा था कि मेरी एजम्पशन है उसके ऊपर कि मेरी जो परचेजेस हैं वो क्या है? टैक्सेबल हैं। अगर ये 6 शेड्यूल में फॉल करती होंगी तो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा, फिर तो जिंदगी में कोई मसला ही नहीं रहा। Because the raw material used for the purpose of making the 6th schedule item is not in the 6th schedule. घूम गए आप लोग भाई। मैंने कहा बिकॉज रॉ मटेरियल जो आ रहा है, रॉ मटेरियल इज नॉट इन द 6th शेड्यूल। बात आती है समझ? इज नॉट इन द 6th शेड्यूल एंड इज नॉट एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर इफ द सेम इज इन 6th शेड्यूल, अगर वही रॉ मटेरियल मेरा 6th शेड्यूल में होता तो देन देयर विल बी नो इनपुट। फिर मेरा इनपुट का कोई मसला ही नहीं होता, फिर इनपुट ही ना होता ना मेरा आउटपुट होता, फिर तो कोई जिंदगी में मसला नहीं था। एग्जेम्प्ट गुड में डील करता जा रहा हूं मैं। डन है जी, यहां तक सब साथ हैं। और अब आते हैं जी एक तीसरी चीज के ऊपर जो कि हमारे पास क्या है? जीरो रेटेड गुड्स या फिर 5th शेड्यूल की गुड्स या एक्सपोर्ट वाली गुड्स। जब वो मेंशन करता है ना, जब वो ये चीज़ मेंशन करता है कि एक बंदा टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, जैसे कि अगर मैं ऊपर आ जाऊं, हमने कल के लेक्चर में कहाँ पे डिस्कस की ये बात? ये देखें जी, टैक्सेबल सप्लाई, ये आपके सामने डेफिनेशन है जो हमने कल डिस्कस की है। वो ये यहाँ पे क्या कह रहा था? कहता था कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ जीरो रेटेड गुड्स। इस बात का मतलब समझते हैं आप कि ये जो मैंने नीचे 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ये जो 2 कैटेगरीज मैंने अलग अलग की हुई हैं, ये मैंने इसलिए की थी कि मेरा इनपुट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अदर देन दैट, ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी, ये दोनों टैक्सेबल सप्लाई में ही फॉल करती हैं। क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा हो, जिसके अंदर मेरे पास नॉर्मल गुड्स तो आ ही रही हैं टैक्सेबल वाली, और उसके साथ साथ जीरो रेटेड गुड्स भी हैं और एक्सपोर्ट वाली गुड्स भी हैं, मतलब 5th शेड्यूल वाली गुड्स भी हैं। आती है बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने फिर अलग अलग क्यों किया है? भाई अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि इसके इनपुट का डिफरेंस है। यहां तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 बातें की हैं, एक नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स और एक एग्जेम्प्ट गुड्स। अब आते हैं तीसरी की तरफ कि सर व्हाट इज मेंट बाय जीरो रेटेड गुड्स या एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स, कि जहां पे आप हमें ये कह रहे हैं कि आपने टैक्स की चार्जेबिलिटी करनी है एट द रेट ऑफ 0%। बताएं यहाँ पे ये 0% क्यों हुआ? अगर आप जाएं पिछले लेक्चर में, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने आपको क्या मिसाल दी थी? मैंने कहा था कि जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने प्राइस को अपने कंपेटिटर्स की प्राइस के साथ क्या रखना होता है? अलाइन रखना होता है, लाइक टू लाइक रखना होता है, ताकि या इवन उससे कम रखना होता है, कम टैक्सेस लगाने होते हैं ताकि हम जो हमारा फॉरेन बायर है उसको अट्रैक्ट कर सकें। ये बात हमने डिस्कस की थी। इसका मतलब फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाते। इसका मतलब हम क्या करते हैं? उसको जीरो रेटेड क्लासीफाई कर देते हैं। यहां तक साथ है कि हम उसको जीरो रेटेड क्लासीफाई कर देते हैं। अब एक बंदा मेरी मिसाल जरा गौर से सुनिएगा। एक बंदा है जो एग्जेम्प्ट गुड में डील कर रहा है, ठीक है जी,
एक बंदा है जो एग्जाम गुड में डील कर रहा है, एफबीआर को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दे रहा, एफबीआर भी उसके मुंह पे लानत दे रहा है, बोल रहा है मैं भी कोई फायदा नहीं दूंगा, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। एक बंदा जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स में डील करता है, अच्छा सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी तो वो 0% पे कर रहा है। अगर मैं फाइनेंशियली देखूं तो जो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स में डील करता है वो किसी किस्म का सेल्स टैक्स एफबीआर को नहीं दे रहा। तो अगर सिर्फ पहले पॉइंट दोनों के कंसिडर करें तो पहले पॉइंट तो दोनों के बराबर हो गए कि यार ना एग्जेम्प्ट वाले ने कोई फायदा दिया और ना ही फाइनेंशियली किसी किस्म का कोई फायदा एक्सपोर्ट वाले ने दिया। मतलब बाहिर तो अगर आप देखें ना, एक इनवॉइस की अगर आप वैल्यू देखें, एक इनवॉइस की बेसिस पे देखें तो जीरो रेटेड वाले ने भी तो कोई फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं दिया। लेकिन पॉइंट क्या है कि एक्सपोर्ट हमें क्या करती हैं, हमें फाइनेंशियली जो है हमारे ओवरऑल हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती हैं भाई। तो अब सिनेरियो ये हुआ कि एक्सपोर्ट ने तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट लाना है, एक्सपोर्ट ने तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स लाने हैं, एक्सपोर्ट ने तो हमारी करेंसी को स्ट्रेंथन करना है। तो भाई एक्सपोर्ट वाले बंदे को कितने नफलों का सवाब है एक्सपोर्ट के अंदर डील करके। फिर अगर आप ये कहोगे उसको भी, अगर आप उसको भी क्या कहोगे कि क्योंकि तुम हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हम भी तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं देंगे, क्या आपको ये बात लॉजिकल लगती है? ये चीज आप एग्जेम्प्ट वाले बंदे के साथ करें मुनासिब है कि एग्जेम्प्ट वाला बंदा हमें कोई फायदा नहीं देता हम भी कोई फायदा नहीं देंगे। लेकिन एक्सपोर्ट वाले बंदे के साथ उसको कितने नफलों का सवाब है कि एक्सपोर्ट भी करे, आपके फॉरेन रिजर्व्स भी पाकिस्तान में लाए, करेंसी को भी स्ट्रेंथन करे, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही करे, डेफिसिट को भी बड़ा सही करे, बेहतर करे, उसको कितने नफलों का सवाब है। अगर आप उसको भी ये बोलो कि हम आपको इनपुट नहीं देंगे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम ये कहते हैं कि भाई जो बंदा एक्सपोर्ट्स में डील करता है या फिफ्थ शेड्यूल की आइटम में डील करता है, फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? मोस्टली उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर इनकेस ये वाला सिनेरियो है, हाँ आपने सप्लाई की तो आपने 0% का टैक्स लगाया, 0% इज नॉट इक्वल टू दिस एग्जेम्प्ट। भाई इसमें और इसमें 19-20 का फर्क नहीं, 19 लाख का फर्क है। बात आती है आपको समझ कि एग्जेम्प्ट में और जीरो में। भाई सर आप कहेंगे, आप तो कह रहे हैं कि सर ये मतलब हमने न्यूमेरिकली तो वहां भी कुछ नहीं लिखना सेल आउटपुट के अंदर और न्यूमेरिकली यहां भी कुछ नहीं लिखना। भाई वो पॉइंट नहीं है, रेट का डिफरेंस है, रेट का। एक तरफ आपका टैक्स ही नहीं लग रहा, एग्जेम्प्ट है, आप रेट की जगह लिखा करेंगे एग्जेम्प्ट, और एक जगह आपका टैक्स लग रहा है बट एट द रेट ऑफ 0% लग रहा है। आती है बात समझ कोई आपको? तो वो ये कहता है कि चलो मान लिया तुमने सप्लाई की है 200 रुपए की और 0% ऑब्वियसली 0% का आपने सेल टैक्स दिया है। अब रिलेटेड इनपुट का क्या करना है? कहता है कि ए मेरे भाई जो तुम एक्सपोर्ट में डील कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी ये है कि तुम्हारा जितना भी इनपुट बनता है, यहाँ पे देखें जी, अगर हम बात करें हमारी मिसाल के मुताबिक, अगर ये देखें परचेजेस की हैं 100 रुपये की, सही है जी, इसी बंदे ने भी 100 रुपये की परचेजेस की हैं, इसी ने भी, और मेरा इनपुट यहाँ कितने का बना? मेरा यहाँ पे इनपुट बना है जी 9 का बनेगा, 18 का बनेगा। मेरा इनपुट बनेगा 18 का, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ 18 कर देता हूँ। कहते हैं कि जो तुम्हारा इनपुट बनेगा 18 का, इस 18 के इनपुट को आप क्या कर दिया करोगे, या हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको रिफंड कर देंगे। बात आती है समझ? इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाई में डील करते हैं और टैक्सेबल सप्लाई है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बेशक आपने एफबीआर को फायदा नहीं दिया, बट बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, आप अदर देन दैट आप जो है ना मुल्क को बेनिफिट दे रहे हो, तो हम आपके इनपुट का क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। यहां पे रुकते हुए अगर किसी का सवाल है तो सर वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं बाय वे ऑफ क्लासिफिकेशन। एक हमारे पास होगी टैक्सेबल गुड्स, एक हमारे पास होगी एग्जेम्प्ट गुड्स, और तीसरी हमारे पास कौन सी होगी, जीरो रेटेड गुड्स। यहां तक सब साथ हो गए, यहां तक सब साथ हो गए। और जो मैंने एक लेजेंडरी लाइन बोली है वो क्या, कि इनपुट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसे हुई, कि सप्लाई कैसे हुई। ये देखें जी, सप्लाई होगी टैक्सेबल, सप्लाई होगी नॉर्मल टैक्सेबल, लोकल टैक्सेबल जिसको मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये तो एक्सपोर्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान से बाहर की है ना, बाहर जाएगी ना, ये तो लोकल होगी। ये वाली क्या है, ये लोकल है ये लोकल है, और वो क्या होगी, वो एक्सपोर्ट है। अच्छा, अगर तो लोकल टैक्सेबल सप्लाई है तो इनपुट क्लेम हो जाएगा। अच्छा, अगर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो इनपुट आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा, उसका ना ही कोई रिफंड, और वो इनएडमिसिबल शैल बी द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। और तीसरी चीज क्या है जी, कि जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड के सिनेरियो में
हमने कहा कि इनपुट आपका क्या हो जाया करेगा, रिफंड हो जाया करेगा। सप्लाई आपकी जीरो रेटेड, इनपुट रिफंड। सप्लाई आपकी टैक्सेबल, लोकल टैक्सेबल, इनपुट शेल बी क्लेम्ड। सप्लाई आपकी एग्जेम्प्ट, इनपुट शेल बी इनएडमिसिबल। यहां तक सब साथ हो गए। जनरल एंट्री के साथ हमने बात देख ली और ये भी देख लिया कि भाई अगर आपकी इनपुट के ऊपर आपकी एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में आपका कोई इनपुट अगर है भी तो वो इसलिए है क्योंकि आपने परचेजेस जो किए हैं वो टैक्सेबल है। यहां तक सब साथ हैं। अब हम आते हैं जरा ओवरऑल बाइफर्केशन देख लें, ओवरऑल हम क्लासिफिकेशन देख लें कि हमारे पास कितने तरह के शेड्यूल हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेल्स टैक्स के अंदर। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। हमने हर एक शेड्यूल के ऊपर एक एक सेपरेट लेक्चर रखना है। 6th शेड्यूल के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, 5th शेड्यूल के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, उसके अलावा 3rd शेड्यूल के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है मेरा, उसके अलावा कौन सा है जी, उसके बाद 12th शेड्यूल है, 11th, जितने भी हमारे पास शेड्यूल आ रहे हैं इन सब के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आपको एक मैं ओवरव्यू दे सकूं कि कौन सा पर्टिकुलर शेड्यूल जो है वो किधर से पर्टेन करता है। और एक मजे की बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि भाई ये सारे के सारे शेड्यूल जो हैं हमने एग्जाम में बेरेट के थ्रू इन्हीं शेड्यूल्स को रेफर करना है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि बेरेट का बेसिकली यूज कहां पे आपको आएगा पूरे एग्जाम के अंदर, तो वो आपको इन्हीं शेड्यूल्स में आएगा। और आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप लोग ये सारे शेड्यूल्स को वहां से देख सकें बेरेट से। आपको ये पता हो कि अगर कोई लेट्स सपोज आइटम आ गई है तो वो आइटम 3rd शेड्यूल की आइटम है। 3rd शेड्यूल क्या होता है बताऊंगा अभी। वो आइटम 5th शेड्यूल की है, वो आइटम 6th शेड्यूल की है, वो आइटम 8th की है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। आपने देखना है कि क्या उसके ऊपर वैल्यू एडिशन टैक्स लगना है या नहीं लगना, तो आप देखेंगे जाके 12th शेड्यूल। अच्छा, 8 की क्यों देखना है कि लेट सपोज यार अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स अगर आपका 18% है, अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अलाउ किया हुआ है कि 5% हम टैक्स ले लेंगे या 1% ले लेंगे या 10% ले लेंगे, ठीक है, रिड्यूस रेट, तो हमें उसके लिए एक रेलेवेंट शेड्यूल जिसका नाम है 8th शेड्यूल वो फॉलो करना होगा। तो आ जाए सर जी एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं और इसके अंदर कौन किस किस तरह की गुड्स हैं और उनका इनपुट और आउटपुट का क्या ट्रीटमेंट है। अच्छा जी कहता है कि एक तो नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स है हमारे पास, मतलब ये किसी शेड्यूल में आना लाजमी नहीं है इनका। अगर कोई गुड कहीं भी नहीं आ रही और वो नॉर्मल टैक्सेबल गुड है मेरे पास, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में गुड्स नॉट कवर्ड बाय एनी शेड्यूल, मतलब स्पेसिफाई नहीं करेगा, ना वो 6th में डालेगा उसको, ना वो 3rd में, ना 8th में, कहीं भी नहीं। आपने क्या करना है भाई, और वो गुड है और वो गुड की डेफिनेशन में फॉल करती है, वो कोई इमूवेबल चीज़ नहीं है, मतलब वो गुड की डेफिनेशन में फॉल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको बस स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18% लगा देना खामोशी से, आपको सोचने की भी उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, एक चीज़ हो गई। और इनपुट आपको अकॉर्डिंगली मिल जाया करेगा। और कहता है कि मोस्टली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं इसके अंदर आती हैं, मतलब हम इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लेते, लेकिन हम ये कहते हैं कि यार जो बाकी कहीं पे किसी शेड्यूल में स्पेसिफिकली फॉल नहीं करती, वो अकॉर्डिंगली कहाँ आ जाएगी, वो नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स में आ जाएगी। बेसिक बात हो गई। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है सर? थर्ड शेड्यूल के अंदर जैसे कि आप जाते हैं दुकान पे तो आप क्या लेते हैं, आप पत्ती लेते हैं, ठीक है जी, आप उसके अलावा कोई नेशनल के मसाले ले लेते हैं, शान के कोई मसाले लेते हैं, या वो वाली आइटम्स जो आप एक एज अ रिटेल कस्टमर आप जाके परचेज करते हैं किसी भी रिटेल स्टोर से जाके, ठीक है, या आप डिपार्टमेंटल स्टोर से जाके, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि हमेशा एक प्राइस है वो इम्बॉस होती है, एक प्राइस है, हमेशा एक प्रिंट होती है एक प्राइस। उस प्राइस को आपने उसके पहले कोई वर्ड अगर रीड किया तो लिखा होता है आरपी, विच इज मेंट बाय रिटेल प्राइस। तो ये रिटेल प्राइस वाले जितनी भी आइटम्स हैं इनकी टैक्सेशन कैसे होती है, आज के ही लेक्चर में हमने देखना है कि हाउ थर्ड शेड्यूल आइटम विल बी टैक्सेबल। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास थर्ड शेड्यूल के आइटम के अंदर मेनली क्या है, रिटेल प्राइस बेस्ड टैक्सेशन है। मतलब अब आपने इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है वो कौन सी लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि थर्ड शेड्यूल वाली आइटम के ऊपर तो रिटेल प्राइस लगी होती है, तो यहाँ पे टैक्सेशन भी किस तरीके से होगी, रिटेल प्राइस की होगी। इसके लिए सर हम आगे डिस्कस करते हैं। सेल्स टैक्स चार्ज ऑन रिटेल प्राइस इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेट्स सपोज ये चाय की पत्ती है और उसके ऊपर रिटेल प्राइस लिख दी गई है कि ये रिटेल प्राइस है 150 रुपये। अब बजाय कि मैं इसको मतलब लेट्स सपोज मैं इसको 140 की बेचूं या लेट्स सपोज मैं इसको 160 की बेचूं, सेल्स टैक्स वाले के लिए या टैक्स वाले के लिए ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है। उसके लिए रेलेवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ फॉल करती है किसके अंदर, थर्ड शेड्यूल के अंदर। चाय की पत्ती जो है वो थर्ड शेड्यूल की मिसाल है। तो थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स जितनी भी होंगी इनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगना है 18%, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन इसके लिए मेन कंसर्न क्या है कि मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो वो कहता है कि रिटेल प्राइस शैल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसी के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ करेगा। एक्चुअल वैल्यू भले हायर हो भले कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता।
ये रिटेल प्राइस कैसे होती है, कौन लगाता है, क्या करता है, थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करते हैं। और इनपुट आपको अकॉर्डिंगली मिल जाया करेगा, इनपुट का कोई मसला नहीं है। जैसे कि सिगरेट्स हैं, बेवरेजेस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं और गुड्स मेंशन इन दिस शेड्यूल, जो कि हमारे पास थर्ड शेड्यूल है। डन सर, ये समरीज जो हैं, ये जो माइंड मैप्स हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि सर ये आप कहाँ पे अवेलेबल करेंगे, ये पीडीएफ आपको सारी अवेलेबल हो जाएगी, एक एक चीज़ के माइंड मैप आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। और बाद में हम इसको किताब से भी कॉरोबरेट कर लेंगे जब हम रेलिवेंट सेक्शन हम पढ़ लिया करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी मेरे पास कौन सा, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में वो कहते हैं कि जीरो रेटेड गुड्स हैं। जीरो रेटेड गुड्स का मतलब जैसे हम अभी डिस्कस करके है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड गुड्स हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो कि दो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। लोगों का नॉर्मली ये ख्याल है, लोगों का नॉर्मली क्या ख्याल है, वो ये सोचते हैं कि जो फिफ्थ शेड्यूल में फॉल करेगी ना वो जीरो रेटेड है। हाँ बिल्कुल वो जीरो रेटेड है, लेकिन इसके एडिशनली आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार जो एक्सपोर्ट होनी है ना गुड्स, सिर्फ वही जीरो रेटेड है। मतलब ये तो सोचना बहुत आसान है ना उनके लिए कि यार अच्छा एक्सपोर्ट होनी है ना, इस वजह से वो जीरो रेटेड है। भाई वो कह रहे हैं कि जो दुनिया जहान की गुड जो पाकिस्तान में है, अगर वो एक्सपोर्ट हुई, हाँ वो तो जीरो रेटेड है ही है, इसके ऊपर तो मुझे कोई शक व शुबा ही नहीं है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी। लेकिन कहता है कि इसके अलावा जो मैंने फिफ्थ शेड्यूल में चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी मेरी कहाँ फॉल करती हैं, वो भी मेरी जीरो रेटेड में फॉल करती हैं। जैसे कि इफ गुड्स सोल्ड इन पाकिस्तान, अब बाहिर आपको देख के क्या लग रहा है कि यार ये तो पाकिस्तान में बिकी है, ये तो एक्सपोर्ट हुई ही नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हुई तो इसके ऊपर जीरो रेट का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और इसका इनपुट भी रिफंडेबल नहीं होना चाहिए। बात आती है समझ जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, क्यों रिफंडेबल, क्योंकि भाई आप एक्सपोर्ट के ऊपर रिफंड देते होते हैं। अब गुड तो बिकी है पाकिस्तान में, लेकिन वो साथ ही कहता है कि बट इट इज मेंशन इन दी फिफ्थ शेड्यूल, तो वो एक्सपोर्ट प्लस फिफ्थ शेड्यूल है, एक्सपोर्ट प्लस फिफ्थ शेड्यूल। एक्सपोर्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो जीरो रेटेड, ठीक है, वो जीरो रेटेड होगी। और प्लस इसमें आपने क्या कर देना है, फिफ्थ शेड्यूल। तो कहता है कि इट इफ गुड्स आर सोल्ड इन पाकिस्तान बट मेंशन्ड इन द फिफ्थ शेड्यूल, सो फिर वो क्या कहलाएंगी, वो फिर जीरो रेटेड गुड्स ही कहलाएंगी। अच्छा ऊपर आ जाइए ज़रा, यहाँ पे थे हम, जीरो रेटेड गुड्स हैं। आप आउटपुट टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आप लगाएंगे 0% पे टैक्स, अभी डिस्कस करके आए हैं। और इनपुट अभी डिस्कस करके आए हैं, क्या करना है, उसका क्या मिल जाएगा आपको, रिफंड मिल जाएगा। डन, यहाँ तक सब साथ हैं। अच्छा, जैसे कि एक्सपोर्ट सर्टेन सप्लाईज मेंशन इन द फिफ्थ शेड्यूल और सप्लाई टू द ग्वादर फ्री जोन, इस यहाँ पे हम जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिफ्थ शेड्यूल में कि क्या है ये सारा सिनेरियो। और सिक्स शेड्यूल के केस में आ जाए, आप सबको पता है कि एग्जेम्प्ट गुड से डील करता है ये जी, एग्जेम्प्ट गुड से डील करता है। डन, क्या आपने आउटपुट टैक्स चार्ज करना है, उसने कहा कि किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना, हो ही नहीं सकता ना, एग्जेम्प्ट गुड है, नाम से बता रही है। और इनपुट का क्या करना है अभी डिस्कस किया, नॉट क्लेमेबल एंड बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, यहाँ तक सब साथ हैं। अच्छा जी, जैसे कि चपाती, नान, एग्स, मिल्क इन बल्क, वेजिटेबल एंड अदर एग्जेम्प्ट स्पेसिफाइड इन दी सिक्स शेड्यूल। अगर आप मिसाल देखें ना इनकी, इन चीज़ों की मिसाल देखें तो आपको आइडिया होगा कि यार ये तो हमारी इसेंशियल्स हैं बिल्कुल, जिनको गवर्नमेंट ने सिक्स शेड्यूल में इसलिए डाला हुआ है कि यार अवामुन नास को हम सस्ती चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, इसके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करें। तो बिल्कुल जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि हम इसेंशली आप अपनी लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ये फॉल करती हैं, जैसे कि एग, नान, चपाती और मिल्क इन बल्क वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मिल्क इन बल्क, या मैंने रिटेल पैकेजिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो वो क्यों नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम थर्ड शेड्यूल को जब डिस्कस करेंगे और फिफ्थ शेड्यूल को डिस्कस करेंगे तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने आपको कहा था हमारे पास कुछ गुड्स मेंशन हैं किसके अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर, और वो 8 शेड्यूल किस चीज़ से पर्टेन करता है, स्पेशल रेटेड गुड्स हैं या फिर वो जीरो रिड्यूस रेटेड गुड्स हैं। जैसे कि टैक्स चार्ज एट रिड्यूस रेट ऑफ 5% और 10%। एडजस्टेबल है, उसका जो इनपुट होगा वो भी एडजस्टेबल है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे उसका आउटपुट तो पे कर रहे हो ना। अब गवर्नमेंट ने खुद ही उसका रेट कम रखा हुआ है, उसकी रीज़न है वो क्या, ये देखें जी, एग्जांपल देखें इसकी, डाई अमोनियम फास्फेट क्या होता है, खाद होती है आपकी, ये जो खाद FFC वाले बनाते हैं, एंग्रो यूरिया वाली यूरिया खाद जो होती है सारी। फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं जी, जो आपकी प्लेट्स हैं क्या कहते हैं जी, सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, क्या नाम यूज़ कर रहा है इसके लिए, सोलर पैनल्स।
पहले, अच्छा इससे पिछले फाइनेंस एक्ट तक अकॉर्डिंगली ना ये वाले जो सोलर पैनल्स हैं ये एग्जाम में फॉल करते थे, मतलब फिर एग्जाम में फॉल करते थे इसका मतलब कौन से शेड्यूल में फॉल करेंगे, इसका मतलब वो 6 शेड्यूल में फॉल करते थे। लेकिन फिर अभी जो हमारा पुराना फाइनेंस एक्ट है, अभी से पहला वाला फाइनेंस एक्ट जो है 2025 वाला, उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि सोलर पैनल्स को अकॉर्डिंगली उन्होंने 10% के रेट के ऊपर चार्जेबल टू टैक्स करवा दिया। लोगों को तकलीफ हो रही थी कि लोग जो है ना इतने ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाने लग गए, तो इसको एग्जाम्प्ट से निकाल के क्या करो आप 8 शेड्यूल में लेके आ जाओ। अच्छा, एक तो ये हो गया। और सब्सटेंस रजिस्टर्ड इन दी ड्रग एक्ट 1976, इसके ऊपर हमारे पास रेट है स्पेसिफिकली 1%। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ जो भी हमारी आइटम जो है, जो सब्सटेंस है, जो कि मेडिकल की चीज़ें जो भी जितनी भी होंगी, अगर वो मतलब लेट्स सपोज मेडिकल की वो चीज़ें नहीं कि जैसे मेडिकल के स्क्रब्स वगैरह हो गए या और चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें नहीं, बल्कि जो रॉ मटेरियल है जो कि दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API जिसको आप बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात 8 शेड्यूल में लिखी हुई है। इंशाल्लाह उस पर्टिकुलर लेक्चर में जाकर हमने डिस्कस करनी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी गुड पे रिड्यूस रेट देखना है तो आपको कहाँ मिलेगी? 8 शेड्यूल में मिलेगी। यहाँ तक अगर मैं समराइज करूँ तो मैंने कितनी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैंने कहा कि मेरे पास नॉर्मल गुड्स हो सकती हैं, इसके साथ मैंने क्या डिस्कस किया? मैंने कहा कि मेरे पास 3rd शेड्यूल वाली आइटम हो सकती है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुझे रिटेल प्राइस को देखा करना है उसका टैक्स चार्ज करने के लिए। ठीक है जी। फिर मैंने कहा 5th शेड्यूल वाली हो सकती है। 5th शेड्यूल में वो आया करेगी जिसके ऊपर आपने 0% चार्ज किया करना है। फिर मैंने कहा कि 6th शेड्यूल वाली हो सकती है, यहाँ पे वो आया करेगी जो एग्जेम्प्ट हुआ करेगी और रिलेटेड इनपुट इनएडमिसिबल शैल बिकम योर पार्ट ऑफ कॉस्ट। और फिर 8th शेड्यूल में वो आया करेगी जिसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18% नहीं है, बल्कि रिड्यूस रेट है या कोई स्पेशल रेट लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल के ऊपर कितना है जी? 10% है। और ड्रैप वाली जो चीज़ें हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से जो चीज़ें, जो सब्सटेंस रजिस्टर्ड है, सब्सटेंस मतलब मटेरियल, तो वो सारे का सारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे 1% के ऊपर टैक्सेबल हैं। तो गवर्नमेंट ने कम रेट अगर किसी के लिए रखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली वो क्या होगा? वो फिर 8 शेड्यूल में फॉल करेगा, मतलब स्पेशल रेटेड गुड्स में वो फॉल करेगा। डन हो गया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा कुछ शेड्यूल्स हैं हमारे पास सेल्स टैक्स के अंदर, जो कि मैं आपको 1 on 1 करके आपको बता देता हूं। कि जैसे 9th शेड्यूल है मेरे पास जी, वो मोबाइल फ़ोन वगैरह से रिलेट करता है कि अगर आपने फिक्स, अच्छा 9th शेड्यूल के अंदर नॉर्मली क्या है कि फिक्स सेल्स टैक्स है हमारे पास। कि लेट्स सपोज आपने ये मटेरियल इंपोर्ट किया है, या आपने लेट्स सपोज कोई ये मटेरियल से रिलेटेड आपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह अगर आपने CBU में या CKD आपने किट्स मंगवाई हैं तो उसके ऊपर कितना कितना टैक्स होगा वो आपको बता देते हैं। कि इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की बेसिस पे CBU और CKD अगर आपने किट्स मंगवाई हैं तो अकॉर्डिंगली कितना टैक्स होगा, फिक्स रेट बताया हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी। इंपोर्टेड फ़ोन्स हो गए सैमसंग के, Xiaomi वगैरह के। फिर जी हमारे पास एक 10th शेड्यूल है जो कि फिक्स, वो भी ऑलरेडी फिक्स सेल टैक्स है, लेकिन वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर है कि आपने क्या किया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बेंचमार्क बनाते हुए इसके ऊपर आपने टैक्सेशन करनी है। क्या होता था, इसकी मिसाल मैं क्या लेता हूँ नॉर्मली कि मेरे पास जैसे कि टैक्स ऑन ब्रिक्स और सीमेंट और कंक्रीट ब्लॉक्स विल बी चार्ज ऑन फिक्स बेसिस। नॉर्मली क्या था कि लोग अपनी प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन सप्लाई अपनी कम दिखा रहे हैं, और उसका मतलब क्या है कि वो अपना आउटपुट टैक्स अल्टीमेटली कम दे रहे हैं FBR को। तो FBR ने क्या किया है कि उसके बेंचमार्क ही चेंज कर दिए। उसने बोला कि हम ये कहेंगे कि हमने आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगाना है। इस बात का मतलब पता है क्या है कि हमने देखना है कि आपकी मिनिमम प्रोडक्शन कितनी है और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली हमने क्या लगा देना है? टैक्स लगा देना है। और वही समझा जाएगा कि आपकी सप्लाई है, क्योंकि आप हमें ये किस चीज़ का खतरा है कि आप अकॉर्डिंगली अपना जो सेल टैक्स बता रहे हैं, जो आप अपना आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं। ठीक है जी। इस चीज़ को कैटर करने के लिए जो चीज़ें हैं वो 10th शेड्यूल में। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे स्लाइड के अंदर, तो मेरे पास ये 3rd शेड्यूल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये शेड्यूल है मेरे पास ही। फिर मेरे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हर पेपर में अगर आप उठा के देख लें सेल्स टैक्स के, हर पेपर में कोई तकरीबन 2 से 3 गुड्स तो यहाँ से आई हैं, 2 से 3 आइटम्स तो यहाँ से डिस्कस हुई हैं। एक आइटम उसने यहाँ से भी, मिनिमम एक आइटम यहाँ से डिस्कस की होती है। एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में उसने डाली होती है कि एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। एग्जाम्प्ट के ऊपर मिनिमम भी 2 आइटम्स तो आपके पास आती हैं, टेस्ट हुई भी होती हैं। और स्पेशल रेटेड आइटम्स भी एक आध वो टेस्ट कर लेता है, या कभी कभार तो वो पूरे का पूरा सवाल भी इसके ऊपर बना के दे देता है। तो ये 4 शेड्यूल्स हमारे पास जो अलग अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे ये हो गए। आगे बढ़ते हैं जी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता दी कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉल करती है, उसके लिए हमें कौन सा रेलेवेंट शेड्यूल देखना पड़ेगा, और ये भी बता दिया कि सप्लाईज किस तरह की हैं और सप्लाईज के ऊपर रिलेटेड इनपुट का क्या ट्रीटमेंट होना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ये वाला एक सेक्शन है
ये वाला शेड्यूल है जिसका नाम क्या है जी, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल क्या बताता है कि विदहोल्डिंग किस हिसाब से होगी। दो बंदे हैं जी, आपस में डील कर रहे हैं। दो बंदे कौन कौन से, एक रजिस्टर्ड पर्सन है और दूसरा भी लेट सपोज दूसरा भी हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा हुआ है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स जितना भी बनता है, लेट सपोज मैंने एक चीज़ परचेज की, परचेज करने पे जाहिर है दूसरे बंदे की सप्लाई है, अगर मेरी परचेज है तो मैं उसको पेमेंट करूँगा। उस बंदे की सप्लाई है तो बताएं उसने क्या मुझे सेल टैक्स चार्ज किया होगा। आप कहेंगे यस सर, उसकी सप्लाई है, उसने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा, 18% पे चार्ज किया होगा, कोई भी गुड हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने 11th शेड्यूल डाल के मेरी क्या जिम्मेदारी लगाई है कि ए बायर, ए रेसिपेंट ऑफ द गुड, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। मैं बायर हूं ना, मैं बायर हूं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, और कोई दूसरा सेलर है, कि सेलर को जो तुमने आउटपुट टैक्स देना है ना, तुम इस आउटपुट की क्या कर लो, विद होल्डिंग कर लो। क्या करोगे आप, विदहोल्डिंग करोगे, और विदहोल्ड करके उसका आउटपुट। देखिए गवर्नमेंट का रिस्क क्या है, आप रिस्क को समझें। सबसे पहले रिस्क ये है कि यार अगला बंदा आउटपुट मुझे अगर चार्ज कर रहा है और मैंने अगर सारी की सारी पेमेंट उसको कर दी, माइट भी वो सारा आउटपुट आगे गवर्नमेंट को जमा ना करवाए। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है भैया, आपके जहन में ये रिस्क फॉल करता है, अराइज करता है, नहीं करता? हाँ करता है। तो गवर्नमेंट ने मेरी जिम्मेदारी, एफबीआर ने, बोर्ड ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर मैं क्या करूंगा, जो आउटपुट टैक्स मैंने इस सप्लायर को देना था, इसमें से मैं एक सर्टेन पोर्शन विदहोल्ड करके किसको दे दिया करूंगा, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया करूंगा। कोई बात आ रही है सर समझ आपको? तो उसके लिए मुझे कौन सा शेड्यूल देखना है, मुझे वहां उसके लिए 11th शेड्यूल देखा करना है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है विदहोल्ड करेगा सेल्स टैक्स फ्रॉम सप्लायर्स बीइंग रेसिपिएंट ऑफ गुड और सर्विसेज। ठीक है जी, मैं रेसिपिएंट ऑफ द गुड हूं तो मैंने ही उस चीज को विदहोल्ड करके किसको देना है, एफबीआर को देना है। एफबीआर का रिस्क इसमें क्या था कि वो अगला बंदा जो है, वो सप्लायर जो है, वो माइट भी मुझे सारा आउटपुट टैक्स एज इट इज ना दे, तो उसने मुझे इसका जिम्मेदार बना दिया कि तुम अकॉर्डिंगली क्या करोगे, विदहोल्ड करोगे। अच्छा जी, जैसे कि परचेज ऑफ केन मोलेसिस विद होल्डिंग अमाउंट, होल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। अच्छा ये तो एक एग्जांपल है ना जो मैं उस पर्टिकुलर 11th शेड्यूल से उठा रहा हूँ कि यार केन मोलेसिस जब आप परचेज करते हैं केन मोलेसिस, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, आप होल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स उसके ऊपर विद होल्ड करते हैं। लेट सपोज आपने 100 रुपये का केन मोलेसिस परचेज किया है, उसके ऊपर 18% का आपके ऊपर टैक्स लगा है, तो उस 11th शेड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो ये एक प्रोडक्ट है, वहाँ पर लिस्ट हुई हुई है, वो आपको क्या बताएगा कि यार इसके ऊपर 100% की विद होल्डिंग करनी है। 100% विद होल्डिंग का मतलब जो 18 के 18 रुपए थे वो आपने विद होल्ड करने हैं और दे देने हैं किसको, आपने एफबीआर को दे देने हैं। और नेट पेमेंट उस बंदे को कितनी करनी है, उस बंदे को आपने पेमेंट करनी है अकॉर्डिंगली 100 रुपये की, उसको आपने फिर टैक्स उसको पे नहीं करना, आपने विद होल्ड कर लेना है। चाहिए जी, तो विद होल्डिंग टैक्स का नॉर्मली आपने देखा होगा फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे पास पेबल आ रहा होता है, तो विद होल्डिंग टैक्स ये है जो कि मैंने किसी और के बिहाफ पे विद होल्ड किया होता है। ठीक है जी, और मैं जमा किसको कराता हूँ, एफबीआर को जमा कराता हूँ, वो इसके अंदर आता है। और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे पास इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो है जी ये वाला 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल क्या बताता है, कहता है कि वैल्यू एडिशन टैक्स किसके ऊपर लगा करेगा। नॉर्मली जब हम इंपोर्ट करते हैं, अभी आज हम आगे डिस्कस भी करेंगे 3rd शेड्यूल की जब चीज़ें मैं लेके आऊँगा आगे इंशाल्लाह इसी क्लास में, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वैल्यू एडिशन टैक्स भी लगा करता है इंपोर्ट के सिनेरियो के ऊपर। तो हम अब वो ये कहता है कि टैक्स पेबल ऑन प्रेस्क्राइब मिनिमम वैल्यू एडिशन। नॉर्मली इंपोर्टर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम वालों का क्या होता है, उनका सोचने का तरीका क्या होता है, वो कहते हैं कि यार हम आपसे टैक्स तो लेंगे लेकिन हम उस पॉइंट पे टैक्स लेंगे आपसे 3% का। लेट सपोज यहाँ पे सपोज का सर रेट ही है हमारे पास 3% का वैल्यू एडिशन टैक्स है। ये जो 3% का वैल्यू एडिशन है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कल को तुम जाहिर है प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेचोगे, तो जब तुम सप्लाई चेन में आगे चीज़ बेचोगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो तुम जनरेट करोगे ना उसके ऊपर 3% का एडिशनली ये इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स ऑफ 18% है। सर एक नॉर्मल टैक्स आपने लगाया 18% का, आपने सप्लाई की, आपने परचेज की, आपने इंपोर्ट किए, चले आप परचेज की मिसाल ले लेते हैं, आपने इंपोर्ट की है और इंपोर्ट के सिनेरियो के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपने टैक्स वो पे कर दिया 18% का, साथ में आपके पास एक 3% का वैल्यू एडिशन टैक्स भी लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि कस्टम वाले, पाकिस्तान कस्टम टैरिफ वाले वो ये समझते हैं कि जब आप कल कोई चीज़ बेचोगे तो ज़ाहिर प्रॉफिट मार्जिन कमाओगे, तो वो जो एक टैक्सेबल एक्टिविटी होनी है बाद में, जो प्रॉफिट मार्जिन बाद में अराइज होने हैं, हम उसके ऊपर डे 1 पे क्या करें, हम 3% का एक वैल्यू एडिशन टैक्स भी ले लें। तो ये हम 12th शेड्यूल में जाकर डिस्कस कर रहे होंगे।
डन है जी। कमर्शियल इंपोर्टर जो है, कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है, अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, एक मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर होता है और एक कमर्शियल इंपोर्टर होता है। कमर्शियल इंपोर्टर जो कि गुड्स को परचेज करके एज इट इज सप्लाई करता है, और मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर रॉ मटेरियल को परचेज करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चर करता है, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, इस तरह की सारी हरकतें करके वो फिर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर कहलाता है, वो उसकी कैटेगरी है। कहता है कि कमर्शियल इंपोर्टर शैल पे 3% वैल्यू एडिशन टैक्स एट इम्पोज स्टेज एंड दिस फॉर्म द पार्ट ऑफ देयर इनपुट टैक्स। हाँ, इनपुट टैक्स ज़ाहिर आपको मिलेगा, आपने 21% के ऊपर जो है क्या किया है, आपने 21% में आप टैक्स दे के आए हैं, तो आपको उसका इनपुट टैक्स भी मिल जाया करेगा। अच्छा जी, और इसके बाद एक लास्ट शेड्यूल है हमारे पास जी, वो कौन सा जी, 13 शेड्यूल, मिनिमम प्रोडक्शन रिजीम के आपने, अच्छा यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन डिटरमाइन होती है थ्रू स्पेसिफिक इनपुट्स आउटपुट रेशोज। लेट सपोज मैंने कह दिया कि यार एक मेरे पास स्टील की जो है वो मिल है, और स्टील की मिल के अंदर अगर मुझे देखना है कि इसकी कितनी प्रोडक्शन होगी, उसके लिए मैंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि जितनी इसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की होगी ना इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे, मैं यहाँ से देखूंगा कि इतनी बिजली इस्तेमाल करने के बाद कितनी प्रोडक्शन की जा सकती है। तो जितनी प्रोडक्शन की जा सकती है उसकी बेसिस पे मैं क्या कंसिडर करूंगा कि यार हाँ इतनी प्रोडक्शन तो कम से कम होती है, और सप्लाई से ये बंदा कम दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसने सप्लाई में क्या किया हुआ है, कोई ना कोई फ्रॉड किया हुआ है। तो इसका मतलब मैं मिनिमम प्रोडक्शन को उसकी सप्लाई मान लूंगा और उसके ऊपर क्या कर दूंगा, टैक्स लगा दूंगा। ये मतलब एंटी सप्रेशन मैकेनिज्म इसको हम कह सकते हैं, और उसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मैन्युफैक्चर डिक्लेयर्ड प्रोडक्शन, मतलब मैं उसकी प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा कि भाई वो बोले मैंने इतनी प्रोडक्शन की है, हम देखेंगे कि यार हम रेलेवेंट इनपुट्स को देखेंगे कि बिजली कितनी कंज्यूम हुई, लेबर कितना कंज्यूम हुआ तुम्हारा, ठीक है, लेबर फोर्स कितनी थी, उस बेसिस पे देखेंगे कि तुम्हारे एस्टिमेट करेंगे तुम्हारी मिनिमम प्रोडक्शन कितनी है, और उसी मिनिमम प्रोडक्शन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। अब ये सर हमारे पास ये डिस्कस हो गई है बेसिकली सारे शेड्यूल्स, मैंने एक ओवरव्यू आपसे डिस्कस किया है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस किस शेड्यूल में फॉल किया करेगी। हम ये सारे शेड्यूल्स कहाँ से देखेंगे, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 से भी देखेंगे उस रेलेवेंट शेड्यूल में, क्योंकि पेपर में जब कल को प्रोडक्ट आएगी तो वो आपको हरगिज़ नहीं बताएगा कि ये 3rd शेड्यूल की है, वो आपको हरगिज़ नहीं बताएगा 5th में है, 6th में, 8th में है, या इसके ऊपर वैट लगना है या नहीं लगना। वैट वाला शेड्यूल कौन सा जी, 12th शेड्यूल, ऐसा ही है। और वो आपको हरगिज़ नहीं बताएगा कि इसके ऊपर विद होल्डिंग होनी है कि नहीं होनी। तो हमें अपने आप को, वैसे तो कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए कि जिस तरह से हम इसको चीज़ों को लेके चलें तो आपको चीज़ें साथ साथ याद हो जाएं, प्रैक्टिस कर करके गुड्स आपको याद हो जाएं, लेकिन सर ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना बे रेट यूज़ करेंगे, और बे रेट में जो सेल्स टैक्स के रेलिवेंट शेड्यूल हैं उनको हम देखेंगे, एक बार मेरे साथ आप लोग देखेंगे कि यार कौन सी शेड्यूल, कौन सी प्रोडक्ट को किस तरह से ट्रेस करना है। अच्छा जी, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब आ जाएं एक नए सिनेरियो के ऊपर, एक नई चीज़ के ऊपर, 3rd शेड्यूल आइटम की टैक्सेशन। जी सर, यहाँ तक सब साथ हैं। अब 3rd शेड्यूल की टैक्सेशन के लिए अभी तक आपको कितनी बातों का आइडिया है। 3rd शेड्यूल की टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को अभी तक मैंने ये डिस्कस किया कि यार ये नॉर्मल गुड्स ही होती हैं हमारे पास, लेकिन गवर्नमेंट ने 3rd शेड्यूल में इन प्रोडक्ट्स को डाला। एक तो हम उसकी रीज़न डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज़ जो आपको पता है वो आप मुझे बता दें कि यार 3rd शेड्यूल में वैल्यू ऑफ सप्लाई हम क्या कंसिडर करते हैं। 3rd शेड्यूल में शुड बी द रिटेल प्राइस ऑफ दैट आइटम। बात आती है समझ, रिटेल प्राइस। अच्छा जी, आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, और कहते हैं कि बेसिक्स क्या हैं 3rd शेड्यूल की। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड इन द 3rd शेड्यूल वो क्या हुआ करेगी, is the retail price। डन, irrespective of the fact कि आपने वो चीज़ कम की बेची, irrespective of the fact कि आपने वो चीज़ ज़्यादा की बेची, ये मैटर नहीं करता। सर मुझे बताएं कि ये रिटेल प्राइस कौन लगाता है, ये कौन डिसाइड कौन करता है रिटेल प्राइस। तो हमने कहा कि जो रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस shall be printed या emboss बाय मैन्युफैक्चरर। सर मैन्युफैक्चरर जब अपनी फैक्ट्री में गुड्स बनाएगा तो गुड्स बनाते साथ ही क्या करेगा, वो एक रिटेल प्राइस डिसाइड करेगा। रिटेल प्राइस कौन सी प्राइस होती है, वो प्राइस होती है जिसके ऊपर चीज़ किसको मिला करती है, एंड कंज्यूमर को मिला करती है। एंड कंज्यूमर आपके और मेरे जैसे रिटेल कस्टमर्स को मिला करती है, ठीक है, वो रिटेल प्राइस होती है। और कहता है कि सेल्स टैक्स भी 3rd शेड्यूल आइटम के केस पे कौन सी प्राइस पे लगना है, रिटेल प्राइस पे लगना है। मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। अच्छा, टैक्स शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 18%, इसमें कोई मसला नहीं है, इनपुट भी हम क्लेम कर सकते हैं। टैक्स इज कलेक्टेड एट द इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर स्टेज,
वो कैसे, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर स्टेज पे कैसे होती है सारी चीज़ें, और इसकी रीज़न क्या है थर्ड शेड्यूल में चीज़ों को डालने की, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आ जाए ज़रा एक एक करके। सबसे पहले ना सर आप एक कॉमन जो हमारा मसला है ना इस माशरे का, आप उसको ज़रा समझें कि हमारे पास जब चीज़ें सप्लाई चेन में जाती हैं तो आगे हमें नहीं पता कि यार डीलर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, होलसेलर जो है, रिटेलर जो है, वो सारे के सारे प्रॉपरली या सही तरह से वो रजिस्टर्ड हैं भी कि नहीं है। ठीक है, अब इतने सारे रिटेलर्स हैं, इतने होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन सबका लॉग रखना कि यार सब रजिस्टर्ड हैं या नहीं, थोड़ा सा मसला है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर्स पे जाऊँ, ज़रा गौर से इस चीज़ को समझिएगा कि थर्ड शेड्यूल आइटम में चीज़ को डालने की रीज़न क्या होती है। और अभी इस पर्टिकुलर बजट के अंदर जो कि हमारा अभी अप्रूव होगा, या जो फाइनेंस बिल, अब मैं कह लूँ कि फाइनेंस बिल में इतनी सारी आइटम्स हैं जिसको उसने मूव किया थर्ड शेड्यूल आइटम के अंदर, उसकी बैकएंड पे रीज़न क्या है। देखिए जी, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली ये चाहती है कि जब भी वो चीज़ को बेचे तो उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर उसको सेल टैक्स मिले। लेकिन जब चीज़ सप्लाई चेन में मूव करती है तो हमें ये श्योरिटी ही नहीं है कि यार अगला बंदा जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। हमें ये नहीं पता कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रजिस्टर्ड आ रहे हैं, सब होलसेलर आ जाएं या रिटेलर आ जाएं। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक नया शेड्यूल बनाते हैं जिसका नाम है जी थर्ड शेड्यूल, और थर्ड शेड्यूल में हम क्या करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी लगाते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है वो एक रिटेल प्राइस इम्बॉस कर दे डे वन के ऊपर। ज़ाहिर है ये रिटेल प्राइस उसकी मैन्युफैक्चरिंग वाली प्राइस नहीं है या उसकी कॉस्ट नहीं है, ये रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर रिटेल कस्टमर को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी क्यों लगाई? सर मैन्युफैक्चरर आर लेस इन नंबर्स, मतलब मैन्युफैक्चरर को ट्रेस करना या इनका देखना कि यार ये कितने लोग हैं, भाई चंद होंगे ना, ये 100 में होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, इतने होंगे ना, तो इनका लॉग रखना आसान है। या इंपोर्टर्स, तो इंपोर्टर्स का लॉग रखना आसान है। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम लोगों से, तुम कौन हो, जो सप्लाई चेन जहाँ से स्टार्ट होती है, मैं गुड्स को उठा के डालूंगा थर्ड शेड्यूल में, और ए मैन्युफैक्चरर और ए इंपोर्टर, मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी लगाऊंगा कि मैंने सारे का सारा जो टैक्स है सप्लाई चेन वाला जितना भी बनता है वो सारे का सारा तुम लोगों से कलेक्ट करूंगा। मैं नहीं जा सकता होलसेलर के पास, मैं नहीं जा सकता डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और मैं नहीं जा सकता किसी रिटेलर के पास, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एफबीआर के पास सर ना इतने रिसोर्सेज हैं। तो उसने क्या किया, उसने लॉग कैसे रखना है, उसने लॉग ऐसे रखना है कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर स्टेज भी सारे का सारा टैक्स कलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ कहाँ होती है, ये थर्ड शेड्यूल वाली आइटम के सिनेरियो में होती है, और ये एक फेलियर है। अगर आप देखें इस पर्टिकुलर बजट में भी हमने इतनी सारी चीज़ों को उठाकर थर्ड शेड्यूल में डाल दिया है, तो ये डिपेंड करता है कि यार हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी मेंटेन ही नहीं कर सकते। हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम किसी चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, देखें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी तो इसी तरह होगी ना कि सप्लाई चेन सारी की सारी रजिस्टर्ड हो, उसी तरीके से प्रॉपर सेल टैक्स की इनवॉइस हो, किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो, तभी पॉसिबल है ना मेरे लिए। तो ये एक फेलियर भी आप कह सकते हैं इसको, कि जब हम चीज़ को क्लासिफाई करते हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर, उसकी रीज़न ये होती है कि यार हमारे पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, तो हम अल्टीमेटली क्या करें, हम मैन्युफैक्चरर को पकड़ें, हम इंपोर्टर को पकड़ें, सारे का सारा टैक्स डे वन पे इसी से ले लें। अब आप मुझे कहेंगे कि सर आपकी बात बिल्कुल समझ आती है, आपने समझा दिया कि क्यों किसी चीज़ को उठाकर थर्ड शेड्यूल में डाला जाता है, और असल में ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी यहाँ एक तरह से ना होने की रीज़न है, और दूसरा गवर्नमेंट का फेलियर है कि अपने कामों को आसान करने के लिए क्या करती है, थर्ड शेड्यूल में उठाकर चीज़ों को डाल देती है। डन हो गया, एक तो चीज़ आपको ये समझ आएगी। दूसरी चीज़ आपको ये समझ आएगी कि ठीक है सर, आपने कहा कि 18% का टैक्स लगाना है, और लगाना है रिटेल प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए रिटेल प्राइस है। आपने ये भी डिस्कस कर लिया मेरे साथ, चाहे चीज़ महंगी बेची है चाहे सस्ती बेची है ऑफ मार्केट में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटेल प्राइस क्या प्रिंट है इसके ऊपर सेल टैक्स देना है, इससे फ़र्क पड़ता है। और अब तीसरी चीज़ कि इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर स्टेज पे सारे का सारा सेल टैक्स लिया जाएगा, ये बात हमें समझाएं, ये नहीं समझ आया तो आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास। ठीक है जी, आगे आ जाइए। सर मैं अपनी मिसाल को स्टार्ट करता हूँ कमर्शियल और मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर से, मतलब इसको मैं एक ही पार्टी कंसिडर करता हूँ राइट नाउ, कि कमर्शियल स्टेज पे, कमर्शियल इंपोर्टर स्टेज पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, क्योंकि ज़ाहिर है सप्लाई चेन हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। मैंने कहा कि कमर्शियल इंपोर्टर था या मैन्युफैक्चरर था, उसने एक चीज़ परचेज़ की है 100 रुपये की। आसान करते हैं बात को, हम लेके चलते हैं मैन्युफैक्चरर से। पाकिस्तान में एक मैन्युफैक्चरर है सर, मैन्युफैक्चरर को जब एक चीज़ परचेज़ करनी है 100 रुपये की, तो बताएं क्या वो उसके ऊपर टैक्स नहीं दे के आएगा या दे के आएगा? जी सर, 18% के ऊपर वो 18 रुपये का सेल टैक्स दे के आएगा। जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँ आपको, साथ साथ आपने वही चीज़ देखनी है मेरे साथ। कमर्शियल
इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर स्टेज पे जब उसने एक चीज़ परचेज की, भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई, ज़ाहिर है वैल्यू ऑफ सप्लाई कहूँगा ना मैं उसको। अच्छा, सप्लाई से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो परचेज है, तो भाई है तो तब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना। अगर मैं एक कॉलम बनाऊंगा परचेज के केस में भी या सेल के केस में भी, तो मैं लिखूंगा तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो 100 है ये मेरे पास क्या है जी, वैसे तो मेंशन है साथ में, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए कि ये मेरे पास परचेज है। डन है, ये मैन्युफैक्चरर की परचेज हो गई और उसके ऊपर 18 रुपये का सेल्स टैक्स आ गया। बताएं जी ये इनपुट है या आउटपुट है, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? ये 18 का इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है जी मेरा, मैंने परचेज किया ना, इनपुट है। अब क्या करेगा, अब मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट को बना लेगा, फिर उसी दिन डे 1 पे मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करेगा कि पूरी सप्लाई चेन में ये डीलर का, ये होलसेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का ऊपर जो आ रहे हैं या रिटेलर का, इनका मार्जिन क्या होगा। सर मैन्युफैक्चरर, देखें मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी लगाई है, मैंने ऊपर क्या लिखा है, रिटेल प्राइस शैल बी प्रिंटेड और एम्बॉस बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन द पैकेट कंटेनर, या जो भी वो जो है ना जिसके अंदर वो उसको पैक किया हुआ है अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर वो जहाँ डिब्बी है जो भी है वो, तो उसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट करना काम है मैन्युफैक्चरर का। भाई इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर ही वो बंदा है जो डे 1 पे डिसाइड कर रहा है कि डीलर का कितना मार्जिन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का कितना होगा, होलसेलर का कितना होगा, रिटेलर का फिर कितना होगा, और फिर रिटेलर जो है वो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को कितने की चीज़ बेचेगा वो भी डिब्बे के ऊपर लिख के देगा। आप जाते हैं, आप उस सर चीज़ को उल्टा करके देखते हैं, वहाँ पे एक प्राइस लिखी होती है, आप उतने पैसे पे करके आ जाते हैं। वो किसने लिखी, वो उस रिटेलर ने थोड़ी लिखी है, वो गली मोहल्ले के रिटेलर ने नहीं लिखी, वो किसने लिखी है, वो मैन्युफैक्चरर ने डे 1 पे लिखी है। और उसी के अंदर उस सबके मार्जिन छुपे हैं सप्लाई चेन के अंदर, पूरी सप्लाई चेन के मार्जिन उसी एक प्राइस के अंदर छुपे हुए हैं। अब आगे नजर आगे, भाई 100 रुपये की चीज़ परचेज करके मैन्युफैक्चरर ने, ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में जब उसको बना लेगा तो एक्स फैक्ट्री प्राइस जब वहाँ से चीज़ निकलेगी मेरे पास, मैन्युफैक्चरर ने आगे बेची है जी 200 रुपये की। लेकिन एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर ने यह भी डिसाइड कर लिया कि रिटेल प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी होगी, 500। कितनी होगी जी रिटेल प्राइस, मेरे साथ साथ चलना है आप लोगों ने। मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेज किया 100 का, 100 के ऊपर मैन्युफैक्चरर का इनपुट बन गया। आप लोग में से एग्री करते हैं। फिर मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरर ने, जाहिर है उसी की जिम्मेदारी है, तो उसने डे 1 पे डिसाइड कर लिया कि 500 रुपया क्या हुआ करेगी, रिटेल प्राइस हुआ करेगी इस आइटम के केस में। ठीक है, ये बात डन होगी। और आइटम कौन सी है, 3rd शेड्यूल की आइटम है। शेविंग क्रीम है, जैसे कि आपके पास कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास जो है वो टी है, और इसके अलावा और भी जैसे स्प्रिंग मैट्रेसेस हैं फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 3rd शेड्यूल में आती हैं। और भी लिस्ट है बेतहाशा चीज़ों की, जूसेस हैं, वेजिटेबल जूसेस हैं, ठीक है। तो उस लिस्ट में मैं नहीं आता अभी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं ये 3rd शेड्यूल की चीज़ है। भाई मैन्युफैक्चरर ने आगे वो चीज़ बेच दी 200 की। मुझे सवाल मेरा आपसे ये है, बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया, टैक्स किस प्राइस पे लगेगा। क्या टैक्स अभी मैं इस 200 पे कलेक्ट करूं तो ठीक है, या मैं टैक्स को 500 पे कलेक्ट करूं तो ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से ही सारे का सारा टैक्स लेना चाहती है, वो सप्लाई चेन के मसलों में नहीं पड़ना चाहती, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताएं कि 200 रुपये के ऊपर मैं 18% चार्ज करूं या रिटेल प्राइस के ऊपर 18% चार्ज करूं। तो मैंने कहा कि मैंने 90 रुपये का जो टैक्स है वो कैसे कंप्यूट किया है। मैंने 90 रुपये का टैक्स ऐसे कंप्यूट किया, मैंने 500 मल्टीप्लाई बाय 18% कर दिया। जी सर, 500 मल्टीप्लाई बाय 18%। चीज़ मैंने कितने की बेची है, चीज़ मैंने बेची है उसको 200 रुपये की। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्जिन तो ज़ाहिर है उसको दूंगा तो वो चीज़ रखेगा ना मेरी भी, अदर देन दैट वो मेरी चीज़ रखेगा ही नहीं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें, मैंने उसको चीज़ 200 की बेची। मैं कौन हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और मैन्युफैक्चरर ने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 200 की चीज़ बेची, लेकिन टैक्स कलेक्ट किया एट दी रिटेल प्राइस। डन, यहाँ तक बात आती है समझ। अब अगली सिनेरियो, भाई मैन्युफैक्चरर के स्टेज पे ही रुके हुए, आप ये बताएं कि मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी कितनी बनती है। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स कलेक्ट किया 90 का, मैन्युफैक्चरर ने 90 का टैक्स कलेक्ट किया, और मैन्युफैक्चरर खुद कितना इनपुट दे के आ चुका है, मतलब कितना इनपुट वो बेयर कर चुका है अपनी जेब के ऊपर। भाई वो 18 रुपये का एक इनपुट, जो इनपुट टैक्स जो किसी और को दे के आया था, जो किसी और को, जाहिर है वो जिसने भी उससे वो 18 रुपये का टैक्स लिया होगा उसने वो लेके गवर्नमेंट को दिया होना है, ठीक है जी।
उसने वो 18 रुपये का टैक्स लेके किसको दिया, उन्हें गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट के पास एक कलेक्शन 18 की ऑलरेडी हो चुकी है, एक कलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। मैन्युफैक्चरर की जब परचेज हुई थी तो एफबीआर के पास एक कलेक्शन हो चुकी है 18 की तब से। अब क्या सिनेरियो है, अब ये है कि मैं मैन्युफैक्चरर था, मैंने वो चीज़ की प्राइस सेट की और रिटेल प्राइस सेट की। मैंने रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स को कलेक्ट कर लिया 90 रुपये का। कलेक्ट करने के बाद मैंने अपना इनपुट क्या इसमें से लेस नहीं करना, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं तो एंड यूज़र हूँ ही नहीं, तो मेरा बर्डन तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने अपना क्या किया, मैंने अपना सर इसमें से 18 रुपये का इनपुट अकॉर्डिंगली लेस करके 72 रुपीज़ जो है वो क्या कर दिए, वो मैंने गवर्नमेंट को यहाँ पे सबमिट करवा दिए। यहाँ तक सब साथ हैं जी। मैंने गवर्नमेंट को 72 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे अलग सबमिट करा दिए। मुझे बताएं कि एफबीआर की टोटल कलेक्शन एट मैन्युफैक्चरर स्टेज कितनी हो चुकी है। ये देखें, ये जो 72 रुपीज़ जो जमा करवा रहा है ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करवा रहा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के सामने लिखा हुआ है आपने, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये जो 72 रुपीज़ हैं ये एफबीआर के पास कलेक्शन हो रही है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अपना 90 का आउटपुट टैक्स लेके और अपना 18 का इनपुट टैक्स एडजस्ट करके बाकी 72 क्या कर रहा है, उसको सबमिट करा रहा है एफबीआर के पास। बताएं जी, एट दिस पर्टिकुलर स्टेज एफबीआर की नेट कलेक्शन कितनी हो चुकी? क्या एफबीआर की कलेक्शन 90 रुपीज़ हो चुकी? सर हो चुकी है एफबीआर की कलेक्शन। अभी तक कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं? अभी तक सिर्फ मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बेची है और पूरे का पूरा टैक्स किसके पास चला गया, एफबीआर के पास चला गया। ये है मैकेनिज्म थर्ड शेड्यूल का। अच्छा, अब ये तो बताएं कि सर आप तो कह रहे हैं थर्ड शेड्यूल है रिटेल प्राइस पे, बाकी सप्लाई चेन भी तो समझाएं, क्या वो टैक्स लेगी, अपना इनपुट एडजस्ट करेगी, वो ये काम नहीं करेगी? आ जाए सर, वो भी समझा देता हूँ, फिर आपको एक और पॉइंट भी रीड कराता हूँ जिससे आपको तसल्ली हो जाए। ये देखें जी, वापस आ जाए ज़रा। अब क्या होगा, अब जाहिर है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी मार्जिन डिसाइड है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, खुद आगे भी बेचेगा। ये लें जी, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन आ गया और उसने आगे अपना मार्जिन रखने के बाद एक्स फैक्ट्री प्राइस उसने ली 200 रुपये, अपना मार्जिन ऐड किया और 300 के आगे बेच दी। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर वही है कि सेल्स टैक्स किस अमाउंट पे आएगा, सेल्स टैक्स किस अमाउंट पे आएगा। ये 90 क्यों आ रहा है? क्योंकि आइटम थर्ड शेड्यूल है, डब्बी के ऊपर मेंशन है कि आपने रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स लगाना है, ठीक है ना। तो 90 रुपीज़ के ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपकी रिटेल प्राइस थी। क्या थी? रिटेल प्राइस। अच्छा जी, ये देखें, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने जब 300 की चीज़ बेची है तो उसने 90 रुपये का टैक्स कलेक्ट किया, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने कलेक्ट किया। मुझे बताएं कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इससे पहले कितना टैक्स पे करके आ चुका है इनपुट के तौर पे? वो देखें, 90 रुपये का जो टैक्स है वो इसने मैन्युफैक्चरर को दिया था। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर 90 माइनस 90 कर ले अपना, तो इसका हिसाब किताब खत्म। आउटपुट माइनस इनपुट करे, उसका तो कुछ हिसाब किताब बने नहीं ना। जितना मेरी जेब पे बर्डन था मैंने अगले बंदे से क्लेम कर लिया। अब अगेन होलसेलर के केस में भी वही अपने मार्जिन ऐड करेगा उस प्राइस के अंदर। 300 की परचेज की, 100 अपना मार्जिन ऐड किया, तो मैंने 400 की बेच दी। 400 की बेची है तो मैं 400 के ऊपर सेल टैक्स नहीं कर रहा। टैक्स किसके ऊपर आ रहा है? वही 90 रुपीज़ आ रहे हैं। ये मेरा आउटपुट टैक्स आ गया। बताएं, क्या होलसेलर कोई इनपुट दे के आया था पीछे? हाँ सर, वो दे के आया था। ये देखिए, ये जो 90 का इनपुट है ये होलसेलर ने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था। बात आती है समझ? तो 90 माइनस 90 ये भी कितना हो गया? इसके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं आया पूरी सप्लाई चेन में। अच्छा, अब रिटेलर का भी ज़ाहिर कोई मार्जिन होगा। उसने आगे वो चीज़ बेची है 500 रुपये की। 500 रुपये की किसको बेची है? आपको या मुझे बेची है? और टैक्स उसने कितना लिया? उसने भी 90 का टैक्स लिया। ये देखें जी, 90 का टैक्स उसने भी हमसे लिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब रिटेलर ने मुझे 500 की चीज़ दी और 90 रुपये का साथ में टैक्स लिया, तो मेरी जेब पे बर्डन कितना आया? प्राइस फॉर एंड कंज्यूमर कितनी हुई है? प्राइस फॉर एंड कंज्यूमर शुड बी 500 प्लस 90 इज इक्वल टू 590। रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। यहाँ तक सब साथ हैं। अब ये देखें जी, मुझे बताएं रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर ने भी तो वो 90 रुपये का टैक्स दिया हुआ था ना पीछे इनपुट का, और आगे 90 रुपये कहाँ से क्लेम कर रहा है? एंड कंज्यूमर से। तो ये देखें, इसने भी क्या किया? 90 माइनस 90 किया, इसका भी जीरो आ गया। जी सर, अपना एडजस्ट कर गया, इसका भी ज़ीरो। इस बात का मतलब ये है कि जब हम थर्ड शेड्यूल आइटम में किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं और जब मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर एक प्राइस लगाता है और फिर पूरी सप्लाई चेन में जो टैक्स है वो रिटेल प्राइस पे लगाया जाता है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी कलेक्शन एट डे 1 या एट स्टेज 1 हो जाती है।
वो स्टेज 1 कौन सी है? वो इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर की है। एफबीआर को 90 रुपए की कलेक्शन से कर्ज है। देखें, एक चीज मार्केट में 500 की बिक रही है और उसके ऊपर 18% का सेल टैक्स है, 90 रुपए की कलेक्शन से एफबीआर को कर्ज है। एफबीआर की वो 90 रुपीज की कलेक्शन कैसे हुई? वो इस 2 टुकड़ों में हुई। जब मैन्युफैक्चरर ने खुद कहीं से परचेज किया तो 18 रुपये, ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर ने किसी और को दिए थे, तो उसने वो इनपुट, वो जो मैन्युफैक्चरर ने पैसे दिए, वो ज़ाहिर है वो एफबीआर को दिए होंगे ना इनपुट लेके। और दूसरा मैन्युफैक्चरर ने जो 72 रुपीज़ दिए हैं अपना इनपुट एडजस्ट करके, ठीक है जी, ये वाला सारा सिनेरियो है। तो टोटल मेरे पास 90 की कलेक्शन वो एफबीआर के पास जा रही है, उसमें मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये है सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और अब आते हैं ज़रा डबल एंट्रीज का गेम देख लेते हैं एक बार, कि आपको पता है कि चीज़ों को हम अगर डबल एंट्री से देख ले तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये देखें जी, मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर ने परचेज़ की 100 रुपये की, हाँ जी 100 की परचेजेज है मैन्युफैक्चरर की, और साथ ही उसने एक टैक्स भी दिया, इनपुट टैक्स। ये नहीं जी, सेल्स टैक्स का इनपुट उसका एसेट आ गया, डेबिट कर रहा हूँ मैं उसको, मेरा एसेट आ गया। और क्रेडिट क्या कर रहा हूँ इस केस में जी, मैं अपना बैंक को या अपने कैश को या फिर अपने मैं पेबल को क्रेडिट कर रहा हूँ 118 रुपये। बताएं जी, एट दिस स्टेज मैं सिर्फ एक डबल एंट्री आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ कि ये परचेज़ की एंट्री हुई है मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर की परचेज़ की ये एंट्री है। इस परचेज़ की एंट्री में आपको क्या पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर ने 100 की चीज़ें परचेज़ की हैं, 18 का इनपुट टैक्स दिया है। इनपुट टैक्स क्या है? अभी उसका एसेट है, ये अभी इसको एडजस्ट करेगा, अभी इसको एडजस्ट किया नहीं है, अभी इसको एडजस्ट करेगा, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर सेल के टाइम पे क्या एंट्री करेगा? भाई 200 रुपये की चीज़ उसने बेची है, लेकिन टैक्स उसने कितना लेना है अगले बंदे से? टैक्स उसने 200 पे नहीं लेना, टैक्स उसने कितने पे लेना है? 500 की रिटेल प्राइस के ऊपर लेना है, क्योंकि आइटम कौन सी है? 3rd शेड्यूल की आइटम है, और ये स्पेसिफिकली इसी के लिए, ये कहीं और बात नहीं करता मैं, सही है। वो कह रहा है कि ये देखें जी, 200 रुपये की मैंने चीज़ बेची है, 200 की सप्लाई हुई है, सेल हुई है मेरी, सेल्स टैक्स का आउटपुट है 90 का, और मेरा बाकी बैंक का रिसीवल कितना है जी? 290 का मेरा टोटल हो गया, या रिसीवल होगा क्रेडिट सेल की है, या फिर मेरा क्या होगा, वो बैंक में आ जाएंगे पैसे। तो अब 90 का मेरा आउटपुट, ये मेरी लाइबिलिटी, और ये 18 का मेरा इनपुट, ये मेरा क्या है? ये मेरा एसेट है। तो 90 - 18 इज इक्वल टू 72। लेकिन ये 72 कौन दे रहा है? ये 72 दे रहा है मैन्युफैक्चरर, अभी मैन्युफैक्चरर अपना इनपुट एडजस्ट करके, ठीक है, क्योंकि उसकी एंड का वो तो एंड यूजर नहीं है, तो उसका बर्डन भी नहीं है। बाकी के 18 कौन दे रहा है? बाकी के 18 वो बंदा देगा जिससे मैन्युफैक्चरर ने परचेज की थी, ठीक है, जिससे मैन्युफैक्चरर ने परचेज की थी। या इन केस अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट स्टेज में जो आपसे टैक्स लिया जाएगा, कस्टम वाले जो आपसे टैक्स लेंगे, वो कस्टम वाले जो आपसे टैक्स लेंगे वो 18 रुपीज होंगे। 72 + 18 आपका टोटल 90, और 90 की कलेक्शन एट स्टेज 1 हो चुकी है। अब एफबीआर को किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है कि नीचे सप्लाई चेन में क्या होता है, कोई बंदा रजिस्टर्ड है नहीं है, कोई जिंदा है, कोई मर गया है, इससे एफबीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। अच्छा जी, ये देखें, और मजीद मैंने आपको समराइज करने के लिए कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेज प्राइस कितनी है। अच्छा ये देखें जी, ये देखें, एक्चुअल सेल वैल्यू उसके लिए है कितनी? परचेज प्राइस अगर मैं बात करूं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की 200 रुपये, लेकिन वैल्यू फॉर सेल टैक्स 500, सेल टैक्स पर्पसेस के लिए 500। और इसी तरह अगर मैं बात करूं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की सेल प्राइस, तो ये देखना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और उसकी सेल प्राइस 300 है, लेकिन वैल्यू फॉर सेल टैक्स पर्पस 500। यहां से आप लोग क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एक बंदा सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर के बाद डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, इनके लिए परचेज प्राइस भी सेम है। फॉर टैक्स पर्पसेस बात कर रहा हूं मैं इससे मेरी कोई गर्ज ही नहीं है भाई, इससे मेरी कोई गर्ज ही नहीं है इससे, क्योंकि मैं 3rd शेड्यूल में डील कर रहा हूं, मेरे लिए रिटेल प्राइस मैटर करती है। तो मैं ये बात कर रहा हूं डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनके लिए परचेज प्राइस भी सेम और सेल प्राइस भी सेम। तो ये बात मैंने कहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, फॉर ऑल अदर रजिस्टर्ड पर्सन इन द सप्लाई चेन इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स आर द सेम। क्यों सेम? ये देखें जी, 90 - 90, 90 - 90, फिर 90 - 90, तो इनके लिए सेम हिसाब किताब है। पूरी की पूरी कलेक्शन कहाँ पे हो रही है? एट स्टेज 1, एट द मैन्युफैक्चरर स्टेज या एट द इंपोर्टर स्टेज। यहाँ तक सब साथ हो गए, डन है। अच्छा जी, तो ये सर, ये हमारे पास सारा सिनेरियो है किसका? 3rd शेड्यूल का, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने पास यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और ये डबल एंट्रीज हैं, इसको भी आप अपने पास बना सकते हैं, और उसके साथ साथ ये फर्दर समरी जो है कि सेल्स टैक्स पर्पसेस के लिए क्या वैल्यू है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। डन है जी। अच्छा,
अब यहाँ पे सर एक अगर फॉर्मूला मैं डिस्कस करूँ कि रिटेल प्राइस जो है वो मेरे पास क्या होती है। अगर मैं फाइनल रिटेल प्राइस की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं फाइनल रिटेल प्राइस की बात करूँ तो फाइनल रिटेल प्राइस शुड बी इज इक्वल टू एक्स फैक्ट्री प्राइस। ये देखें जी, ऊपर से अगर आप देखते हैं प्राइसेस को, एक्स फैक्ट्री प्राइस, डीलर का मार्जिन, होलसेलर का मार्जिन, जाहिर है जो जितनी भी सप्लाई चेन है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? रिटेलर प्राइस डिसाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर। उसको डे वन पे पता है कि मैंने कितना कितना किस किस बंदे का मार्जिन रखना है और सब आगे जो है ना सप्लाई चेन में मूव करनी है प्रोडक्ट। फिर ये देखें जी, रिटेलर का मार्जिन आ गया, और अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है तो ये इन्वॉल्व करके ही वो जो है क्या डिसाइड करता है, रिटेल प्राइस डिसाइड करता है, और पूरी सप्लाई चेन इसी के ऊपर सेल टैक्स को लगाती है। तो सर ये हमारी डिस्कशन हुई है किससे रिलेटेड? थर्ड शेड्यूल आइटम से रिलेटेड। और हमने ओवरऑल अभी तक क्या डिस्कस किया कि सप्लाई की बेसिस पे इनपुट का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है जी। और हमने ये डिस्कस किया कि इसके साथ साथ हमारे पास कितने तरह के शेड्यूल्स हैं सेल्स टैक्स के। सर यहाँ पे मैं अपनी बात को आज की क्लास के लिए रोकता हूँ, बाकी की बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।